Assalamu alaikum friends. My name is Faizan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Rain season 1 episode 18. तो let's start the video. किसके आगाज में बैश कैना को अपने और कैना के शादीशुदा रिश्ते से खुश करने की अपनी सी एक कोशिश करते हुए उसे अपनी नानी की एक अंगूठी देता है, जिस पर कैना भी अपने और बैश के रिश्ते को एक मौका फराहम करने की खातिर बैश की दी हुई इस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लेती है। अगले सीन में कैना फ्रेंच ट्रायल कोर्ट में लोला और लॉर्ड जूलियन की शादी की तैयारियों के दौरान ग्रीड से अपने और बैश की मैरिड लाइफ के मुताल्लिक बात कर ही रही होती है कि इतने में खिसके हुए दिमाग वाला हेनरी भी यहाँ आन धमकता है और यहाँ मौजूद सबके सामने कैना के साथ नजदीकियां बनाना शुरू कर देता है। जिस बीच कैना जहनी खन्नास के शिकार हेनरी से अपनी जान छुड़ाने की गर्ज से उसे अपने हाथ में मौजूद बैश की दी हुई अंगूठी दिखाते हुए उसे अपनी और बैश की शादी का हवाला देना शुरू कर देती है। जिस दौरान यहाँ करीब ही मौजूद लालची फिनालिपी जो पहले ही हेनरी के बावलेपन से फायदा उठाते हुए उससे एक पूरी रियासत अपने नाम लिखवा चुकी होती है, उसकी नजर भी कैना की इस हल्की सी अंगूठी पर पड़ जाती है। इसे देखने के बाद वो कमीनियों की तरह हेनरी से कैना की उंगली में मौजूद अंगूठी का तकाजा कर देती है, जिस पर दीवानेपन का शिकार हेनरी फिनालिपी की तमा से भरपूर फरमाइश को मान जाता है और कैना के हाथ से बैश की दी हुई कैना और बैश की शादी की अलामती अंगूठी को उतरवा कर उसे फिनालिपी को दे देता है। और फिर इस मामले में बैश की मुदाखलत और बैश का गिला दूर करने की खातिर यहाँ करीब ही मौजूद कैथरीन के हाथ से एक अंगूठी उतरवा कर उसे कैना को दिलवाने के बाद यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कैथरीन कैना के पास जाती है और उसके सामने फिनालिपी की मौका परस्ती को हेनरी के बिगड़े हुए दिमागी तवाज़ुन की इस सूरत हाल में फ्रांस के रियासती मामलात के लिए एक संगीन खतरा साबित करते हुए फिनालिपी से छुटकारा पाने की खातिर कैना को बैश की माली इमदाद करने और उन्हें महल से दूर एक महंगी जायदाद अता करने की सूरत में हेनरी की पहुंच से दूर बैश के साथ एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की यकीन दहानी करवाकर उसे फिनालिपी को हेनरी से दूर करवाने के सिलसिले में अपना किरदार अदा करने पर रजामंद करने लग पड़ती है। इस पर कैना कैथरीन की तरफ से मिले अपने और बैश के मुस्तकबिल को हर तरह के खौफ से महफूज बनाने के मौके से फायदा उठाने की खातिर कैथरीन की बात मानकर इससे अगले सीन में फिनालिपी के पास जाती है और उसे हेनरी की साबका मशूका होने के नाते हेनरी की जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन की झूठी कहानी सुनाने के बाद फिनालिपी के मन में हेनरी को इस ईसाई सलेब के सामने बांध कर उसकी जिनसी तमन्नाओं को सेटिस्फाई करने की बेहुदा तरीन बात करके इधर से चली जाती है। जिस पर फिनालिपी जो हेनरी को अपनी मुट्ठी में रखने और हेनरी के ज़हनी फशार से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है, वो अगले सीन में हेनरी को ईसाइयत की इस इलामती सलेब के सामने बांध कर उसके साथ जिस्मानी छेड़छाड़ करनी शुरू कर देती है। अभी फिनालिपी हेनरी के साथ कैना की बताई इन जिनसी हरकत में मसरूफ़ होती ही है कि इतने में कैथरीन भी अपने प्लान के मुताबिक एक पादरी को अपने साथ लेकर यहाँ पहुँच जाती है, जहां ये पादरी हेनरी को इस हालत में देखकर उसको हर जगह अपने खुदा की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए हेनरी को खुदा की नाराजगी से डराने लग जाता है। जिस बीच कैथरीन भी खामोश नहीं रहती और मौके से फायदा उठाते हुए हेनरी जो इस पादरी की बातों से काफी शर्मिंदा हो रहा होता है उसके सामने फिनालिपी को एक बेहया औरत करार देते हुए आखिरकार हेनरी को फिनालिपी के शहर से बाहर निकालने के अपने घटिया तरीन मंसूबे में कामयाब हो जाती है। दूसरी जानिब कैना और बैश को भी अपने हुजरे में आपसी गुफ्तो शनीद के दौरान एक दूसरे की तरफ माइल होते हुए दिखा दिया जाता है। इसके बाद तीसरी जानिब नोस्ट्राडामस को ओलिविया के साथ कुर्बती लम्हात बिताने के बाद अपने इल्मी मंजरनामे में महल के खारजी दरवाजे पर बहुत से लोगों की लाशों के दरमियान ओलिविया भी मुर्दा पड़ी दिखती है, जिसे देखने के बाद नोस्ट्राडामस अगले सीन में कैथरीन के पास जाता है और उसे ओलिविया के हवाले से अपने इल्मी मंजरनामे से आगाह करते हुए कैथरीन से ओलिविया के साथ महल छोड़कर किसी दूर दराज के इलाके में जा बसने की इजाजत मांगने लगता है। नोस्ट्राडामस की इस बात पर कैथरीन जो नोस्ट्राडामस के पेशीन गोइयों के फन को अपनी हुक्मरानी और फ्रांस के तख्त के लिए बहुत फायदेमंद और नफा बख्श तस्वुर करती है, वो नोस्ट्राडामस को हरगिज महल छोड़ने की इजाजत नहीं देती। मगर जब नोस्ट्राडामस ओलिविया के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए ओलिविया के साथ महल छोड़कर जाने की अपनी जिद पर कायम रहता है, तब कैथरीन नोस्ट्राडामस को सांपों से बचकर रहने की खामोश धमकी देकर यहाँ से भेज देती है। जिसके बाद अगले सीन में नोस्ट्राडामस अपने मुआलिज खाने में ओलिविया के साथ महल से रवानगी की तैयारी करते हुए नजर आता है। जिस बीच यहाँ अचानक ही एक सांप निकल आता है और ओलिविया को डसने ही लगता है कि इतने में नोस्ट्राडामस की निगाह इस पर पड़ जाती है। फिर इस सांप को बर वक्त मारने के बाद नोस्ट्राडामस, जिसे ये सांप देखकर कैथरीन की सांपों से बचकर रहने वाली बात याद आ चुकी होती है, वो ओलिविया को कैथरीन की जानलेवा तरकीबों और अपने इल्मी मंजरनामे के खौफनाक अंजाम से बचाने की गर्ज से उसे अकेले ही फ्रांस से कहीं दूर अपने किसी कज़न के पास भिजवा देता है।
चौथी तरफ फ्रंट चार्ल्स कोर्ट में जारी लोला और लॉर्ड जूलियन की शादी की तकरीबात के दौरान कैथरीन मैरी और फ्रांसिस के पास आती है और उन्हें रूमी पोप के नए एलची कार्डिनल मोरोसिनी के फ्रांस की ठेकेदारियों में रूमी पोप की किराएदारियों के सिलसिले में हेनरी से मुलाकात करने के इरादे से मुतला करते हुए उन्हें फ्रांस के मुआशी निज़ाम में पोप की किराएदारियों की अहमियत से भी वाकिफ करवा देती है, जिसके बारे में जानने के बाद मैरी फ्रांसिस के साथ मिलकर हेनरी के दिमागी बिगाड़ को कार्डिनल मोरोसिनी से छुपाने के लिए कार्डिनल मोरोसिनी के पास जाती है और उसे हेनरी से दूर रखने की कोशिश में कार्डिनल मोरोसिनी के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती ही है कि इसी बीच अर्ल ऑफ मोरे के लकब से मशहूर मैरी का सौतेला भाई जेम्स स्टीवर्ट भी फ्रंट चार्ल्स कोर्ट मैरी के पास पहुंच जाता है। फिर जेम्स स्टीवर्ट के साथ मुलाकात के दौरान जब मैरी को उससे अपनी मां यानी मैरी डिगेस, जो कि एक फ्रांसीसी खातून है और जो मैरी की स्कॉटलैंड में गैर मौजूदगी के बाइस मैरी की इजाज़त से स्कॉटलैंड के रियासी और सियासी मामलात संभाल रही होती है, उसकी हुक्मरानी से स्कॉटिश लोगों की नाखुशी और उनकी अपने तख्त पर अपनी कौमियत के लोगों को देखने की उभरती हुई शदीद तरीन ख्वाहिश का पता चलता है, तो वो जेम्स के कहने पर अपनी कौम को स्कॉटलैंड के तख्त पर अपनी हाकमियत का इत्मीनान दिलाने और अपनी माँ की हुक्मरानी को मजबूत करने की गर्ज से अगले सीन में फ्रांसिस के पास जाती है और उसे फौरी तौर पर अपनी स्कॉटलैंड जाने की मजबूरी से बाइल्म करने लग जाती है, जिसे जानने के बाद फ्रांसिस मैरी के सामने कार्डिनल मोरोसिनी को हेनरी के मौजूदा पागलपन की भिनक लगने की सूरत में रूमी पोप के अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रांस से निकलवाने को फ्रांस के मुआशी जवाल से मंसूब करते हुए कार्डिनल मोरोसिनी को हेनरी से दूर रखने के सिलसिले में मैरी के रूमी पोप के फ्रांस के साथ एक नए ठेकेदारी के मुआहदे को तय करवाने की गर्ज से फ्रंट चार्ल्स कोर्ट भिजवाए कार्डिनल मोरोसिनी के साथ शुरू करदा फ्लर्टिंग खेल को कार्डिनल मोरोसिनी के महल में क़याम तक जारी रखने की गुजारिश करते हुए मैरी को कार्डिनल मोरोसिनी की फ्रांस से रवानगी तलक उसे फ्रांस में ही रहने की हिदायत कर देता है। पर फिर अगले सीन में फ्रांसिस बैश से बतौर हुक्मरान अपने रियासती फ़राइज़ और उलझे हुए शादीशुदा मसाइल पर सलाह मशवरा करने के बाद एक मरतबा फिर से मैरी के पास जाता है और उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाते हुए कार्डिनल मोरोसिनी को हेनरी के ज़हनी इंतशार से लाइल्म रखकर उससे रियासती मफाद में रूमी पोप की ठेकेदारियों वाला मुआहदा तय करवाने वाले मामले को पसे पुश्त डालकर मैरी के मुल्की मसाइल को हल करने के लिए बजाते खुद मैरी के साथ स्कॉटलैंड जाने पर तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में जब फ्रांसिस मैरी के सौतेले भाई जेम्स स्टीवर्ट के एक खास आदमी मिमी निटेला को फ्रंट चार्ल्स कोर्ट में स्कॉटिश सिक्कों की जगह अंग्रेजी सोने के सिक्के इस्तेमाल करते हुए देखता है, तो वो उसके किसी इंग्लिश साजिश का हिस्सा होने के खदशे की पेश नज़र मिमी निटेला से इस अंग्रेजी सिक्के के मतलब सवालात करने लग जाता है। लेकिन मिमी निटेला फ्रांसिस को आगे से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं देता, बल्कि वो तो इस बात से ही मुकर जाता है कि ये अंग्रेजी सिक्का कभी उसके इस्तेमाल में था। इस पर फ्रांसिस, जिसने खुद अपनी आंखों से मिमी नटेला को ये इंग्लिश मोहरजदा सोने का सिक्का महल की इस दोशीज़ा को देते हुए देखा था, उसका शक और भी पुख्ता हो जाता है, जिस कारण वो जेम्स स्टीवर्ट के इस खास आदमी की ज़बान खुलवाने की खातिर उसे महल के सिपाहियों के हवाले करके फ़ौरन से मैरी के पास जाता है और मैरी को उसके सौतेले भाई के इस खास आदमी की मशकूक हरकत से आगाह करते हुए अपनी बातों से जेम्स स्टीवर्ट के गिर्द भी अपने शुबे का दायरा खींचना शुरू कर देता है। जिसके बाद इससे अगले सीन में एक तरफ फ्रांसिस महल की जिंदान में मौजूद मिमी निटेला को अपने सिपाहियों के जरिए टार्चर ग्रिफ्ट से जकड़वा कर मजीद अंग्रेजी सिक्कों की उसके कमरे से बरामदगी पर उसकी जबान खुलवाने की कोशिश करता दिखाई देता है, तो दूसरी जानिब जेम्स स्टीवर्ट मैरी से फ्रांसिस की भी अपने हमरा स्कॉटलैंड जाने की खबर जानने के बाद मैरी को स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट धड़े की मैरी डिगीज को स्कॉटलैंड के तख्त से हटाने की एक ताज़ा तरीन साजिश से मुतला करते हुए दिखता है। इसके नतीजे में जहां मैरी फ्रांसिस के बगैर ही जेम्स स्टीवर्ट के हमरा फौरी तौर पर स्कॉटलैंड जाने पर राजी हो जाती है, तो वहां फ्रांसिस भी मिमी निटेला से पूछगछ के दौरान उसे जबान खोलने पर उसकी जान बख्शी की जमानत देने के साथ साथ उसे उसकी राजगोई के बदले में एक भारी भरकम रकम देने की यकीन दहानी करवाने के बाद मिमी निटेला के मुंह से अंग्रेजों की मैरी को फ्रांस से स्कॉटलैंड के सफर के दौरान अपने हाथों से मरवा कर जेम्स स्टीवर्ट को स्कॉटलैंड का अगला बादशाह बनवाने की साजिश का पता लगवाने में कामयाब हो जाता है। इस पर वो फौरन किसके आखिरी सीन में मैरी के पास जाता है और उसे मिमी नटेला से पता चली अंग्रेजों की साजिश से बाखबर करते हुए मैरी के सामने जेम्स स्टीवर्ट के भी अंग्रेजों की स्कीम का हिस्सा होने का अंदेशा जाहिर करने लग जाता है। मगर मैरी इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी फ्रांसिस की बात नहीं मानती और जेम्स स्टीवर्ट के हमरा स्कॉटलैंड जाने के अपने इरादे पर अड़ी रहती है, जिसके नतीजे में अब फ्रांसिस भी डर जाता है और मैरी की जान बचाने की खातिर उसे जेम्स स्टीवर्ट की स्कॉटलैंड वापसी तक मैरी को महल के टावर में नजरबंद करवाने और मैरी के गुस्से में बोले गए सख्त तरीन कलमात को सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 19वीं एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।